हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कुछ इंडिपेंडेंट किंगडम्स के बारे में जो कि मुग़ल साम्राज्य से बिल्कुल ही अलग थे। ना ही उन्होंने रिश्ते अपने क्लोज कर रखे थे मुग़ल साम्राज्य के साथ, ना ही ऐसा था कि ये एक तरीके से षड्यंत्र बिछाकर बैठे हों कि उनको मुग़ल एम्पायर से कभी अलग होना ही है। बेसिकली दे वांटेड मुग़ल एम्पायर हमारे कामों में इंटरफेयर ना करें, हम उनके कामों में इंटरफेयर ना करें, हमें स्वतंत्र रूप से बिल्कुल अलग रहने दो, इसलिए हम इसको इंडिपेंडेंट किंगडम कहते हैं। उसके अंदर हमने अपनी जो डिस्कशन स्टार्ट करी थी वो मैसूर के बारे में हमने पढ़ा था। और मैसूर के अंदर पूरा विजयनगर एम्पायर से होते हुए, वोदिया डायनेस्टी से होते हुए, हम लोगों ने टीपू सुल्तान के बारे में, नॉट टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान के फादर हैदर अली के बारे में अपनी कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से डिस्कशन को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे टीपू सुल्तान से। हैदर अली के बारे में मैंने आपको ये बताया था। हैदर अली की मृत्यु होती है 1782 में ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर एंड ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन टीपू सुल्तान। तो जानते हैं टीपू सुल्तान के कुछ इतिहास के बारे में। टीपू सुल्तान का जो कार्यकाल रहा है मैसूर के नवाब के तौर पर, मैसूर के राजा के तौर पर, इट वॉज फ्रॉम 1782 टू 1799 एंड बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम को लड़ते हुए टीपू डाइड इन 1799। टीपू सुल्तान अपने फादर से भी ज़्यादा ब्रेव मिलिट्री कमांडर था, ब्रेव रूलर था। टीपू सुल्तान ने मैसूर को रूल करना स्टार्ट करा था 1782 से, और ये वाली बात जस्टिफाइड है क्योंकि 1782 में, जैसा कि हमने इस वाले पॉइंट में देखा ना, हैदर अली डाइड। तो उसके बाद मैसूर का जो तख्त है इसके बेटे ने, टीपू सुल्तान ने बहुत बखूबी तरीके से संभाल लिया था एंड अंटिल हिज डेथ इन 1799 वो उसको संभालता चला गया। ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनली ब्रेव रूलर माना जाता है इतिहास में अगर हम इसको देखें तो, लेकिन अपने एक्शंस में काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव ये था, ठीक है, एंड अनस्टेबल था नेचर के अंदर। इसको कोई भी चीज़ जो लाइफ के अंदर चाहिए पड़ती थी, इसका नेचर था कि क्विकली मुझे इस चीज़ को प्राप्त करना है, ठीक है। और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ब्रिटिशर्स या व्हेन इट इज़ अबाउट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये और भी ज़्यादा एग्रेसिव एक्शन लेता था। ये किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से मैसूर के ऊपर किसी की भी गंदी नज़र नहीं पड़वाना चाहता था, ब्रिटिशर्स की तो बिल्कुल भी नहीं। हैदर अली के टाइम से ही हमें एक क्लोजनेस देखने को मिलती है जिसको टीपू सुल्तान ने और ज़्यादा आगे बढ़ावा दिया, और वो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। टीपू सुल्तान की और इसके फादर हैदर अली की शुरू से ही जो दोस्ती थी वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के साथ ज़्यादा थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने काफ़ी ज़्यादा इनको ऑफ़र दिए थे, हमारे साथ मिल जाओ, लेकिन इनको पता था, टीपू सुल्तान और इसके फादर हैदर अली ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते थे, ब्रिटिशर्स सिर्फ एक झांसा देते हैं, एक षड्यंत्र बिछाते हैं कि उनके साथ कोई दोस्ती करेगा तो उसका ये मतलब है कि नियर फ्यूचर में उसका एम्पायर, उसका साम्राज्य, उसका किंगडम गिरवी हो जाएगा अंग्रेज़ों के पास। हम ये वाली गलती नहीं करना चाहते, ऐसा टीपू सुल्तान का मानना था। इसके पिताजी हैदर अली का भी यही मानना था। टीपू सुल्तान का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ऐसा इतिहासकार हमें बताते हैं। सबसे पहले हम इसके कुछ यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशंस की अगर बात करें, इसने करा क्या क्या अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ब्रेव, एक्सेप्शनली ब्रेव मिलिट्री कमांडर, तो ही इंट्रोड्यूस अ न्यू कैलेंडर, अ न्यू सिस्टम ऑफ कॉइनेज, ठीक है, एंड न्यू स्किल्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ये नाप तोलने के जो तरीके होते हैं ना, बेसिकली आप कितने केजी में, कितने किलोग्राम में, कितने टन में किसी भी चीज़ को नापते हो, उसको हम कहते हैं न्यू वेट्स एंड मेजर्स। तो नया कैलेंडर इसने इंट्रोड्यूस करा, नया कॉइनेज सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस करा, एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू वेट्स एंड मेजर्स। टीपू सुल्तान की लाइब्रेरी के अंदर हमें बड़ी सारी किताबें देखने को मिलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स सब्जेक्ट पर थी, एंड दोज बुक्स इंटरेस्टेड टीपू सुल्तान ऑल्सो। दोज बुक्स टॉक्ड अबाउट वेरियस डाइवर्सिटी की चीज़ें लाइक रिलीजन, हिस्ट्री, मिलिट्री साइंस, मेडिसन एंड मैथमेटिक्स।
ठीक है। टीपू सुल्तान जो था, ही शोड हिज कीन इंटरेस्ट इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, और इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज़ थे, 3 प्रोमिनेंट आइडियाज़ जो कि हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर देखने को मिलते हैं, क्लास 9th की एनसीईआरटी के अंदर हमने इसको डिस्कस करा था। एंड दोज आइडियाज़ वर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है। तो उन 3 की आइडिया से जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर इमर्ज हुए थे, टीपू सुल्तान उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था। एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर ही आपने एक चीज़ वर्ल्ड हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी होगी, दैट फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इस्टेब्लिश्ड जैकोबिन क्लब्स इन फ्रांस एज वेल एज दे प्लांटेड ट्री ऑफ लिबर्टी। अब ये जो जैकोबिन क्लब है और ट्री ऑफ लिबर्टी है, इसके बारे में हम काफ़ी सारी जगह पर डिस्कस कर चुके हैं। लाइक हमारी 8th क्लास की एनसीईआरटी, 8th क्लास की तमिलनाडु की बुक, उसके अलावा 9th क्लास की एनसीईआरटी विच इज़ अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री ओनली, और उसके अंदर जो पहला चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहाँ पर मैंने आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था। लेकिन एक बार रिकॉल कराने के लिए आप में से जो लोग फ्रेश मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समझ रहे हैं, उनको मैं रिकॉल करवा देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ। जैकोबिन क्लब बेसिकली एक गैदरिंग क्लब था, एक सोशल गैदरिंग क्लब था, जहाँ पर जो एक तरीके से जिनके अंदर एक क्रांतिकारी वाली जो आग थी, जो भूख थी, जो कि राजा के रूल से बहुत त्रस्त आ चुके थे। फ्रांस के अंदर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो उस टाइम पर जो राजा था, ही वॉज लुई 16। ठीक है। और इसकी वाइफ के बारे में भी हमने पढ़ा था 9th क्लास की एनसीईआरटी में, जिसका नाम था मैरी एंटोनेट। शी वॉज फ्रॉम बर्बन फैमिली। तो लुई 16 के टाइम पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो इनका पूरा का पूरा सेटअप था, वहाँ पर लोग उससे बहुत ज़्यादा त्रस्त आ चुके थे। और उसका वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीज़न ये था कि वहाँ पर ब्रेड के जो प्राइजेस थे वो बहुत ज़्यादा शूट कर गए थे। इन्फ्लेशन आ गई थी वहाँ पे, फूड इन्फ्लेशन। और उसके चलते ये जो राजा था, ये टैक्सेस बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर इम्पोज करता चलता था। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इसने कुछ भी नहीं करा, और बेसिकली इसको कोई मतलब भी नहीं था जनता के लिए। तो लोगों ने एक तरीके से आवाज़ उठाई और डिमांड ये करा फ्रांस के अंदर कि उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही, चाहे राजा हो चाहे कोई भी हो, राजा का कॉन्सेप्ट तो पहली बात है ख़त्म ही हो जाना चाहिए, ऐसा फ्रांस के अंदर लोगों का मानना था। दे वॉन्टेड टू एंड द मोनार्की इन फ्रांस, और वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना चाहते थे। ये सारी चीज़ें जब हो रही थी, उसी के चलते उस ज़माने के अंदर हमें ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैकोबिन क्लब, जहाँ पर कुछ लोग आते थे, नॉर्मल सिविलियंस आपके और मेरी तरह, जहाँ पर वो कुछ अपने क्रांतिकारी आइडियाज़ को डिस्कस करते थे, एक दूसरे को इंस्पायर करते थे। जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे और क्रांतिकारी आम जनता को कुछ समझाना चाहते थे, तो जैकोबिन क्लब के अंदर ऐसा होता था कि क्रांतिकारियों की आवाज़ को, उनके बताए हुए मैसेज को, एक पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता था, शाम को आता था, चाय कॉफ़ी पर वो लोग मिलते थे, और वो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो लोग नहीं पढ़ना लिखना जानते, उनको क्रांतिकारियों का मैसेज समझाता था कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए, इससे हमें इस चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम फ्रूट्स आज ऐसे सो करेंगे, तो उसके बाद हमें जो हार्वेस्टिंग के बाद जो फसल प्राप्त होगी, जो उसके रिजल्ट जो हमें मिलेंगे, वो कुछ इस प्रकार से मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। सिमिलरली लिबर्टी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करा गया है। 3 आइडियाज़ के ऊपर वैसे तो फोकस करा गया, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, लेकिन लोगों की फ्रीडम एंड लिबर्टी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर, फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई थी उसके टाइम पर। तो उसी के चलते लिबर्टी और फ्रीडम का जो एक सिंबल के तौर पर एक पेड़ बनाया जाता था, आप इसको एक आर्टिफिशियल सिंबल भी कह सकते हो, जिसको ट्री ऑफ लिबर्टी कहा जाता था। ठीक है। ये सारी चीज़ें फ्रांस के अंदर हुई थी, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होते हुए मैसूर के अंदर भी यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, डैट टीपू सुल्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब। ठीक है। एंड ही ऑल्सो प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी एट सेरिंगापटनम, जो कि इनकी कैपिटल हुआ करती थी मैसूर साम्राज्य के अंदर। ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले जैकोबिन क्लब दिखा देता हूँ। नॉर्मल सोशल गैदरिंग वाले, जैसे आज के समय में हम लोग बात करते हैं ना
जो कैफ़ेज़ होते हैं ये इसी प्रकार के थे। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो, एक झलक अगर मैं आपको इसकी दिखाऊं, यहाँ पर लोग बैठ के चाय कॉफ़ी पर चर्चा करते थे, ठीक है। और कभी कभार इनकी गैदरिंग तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती थी, जहाँ पर एक पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता था वो क्रांतिकारियों के कुछ आइडियाज़ को, उनके दस्तावेज को लेकर आता था, लोगों के बीच में उस आइडिया को पोर्ट्रे करता था। लोग आपस में उसके ऊपर वाद विवाद करते हुए संवाद करते थे, वार्तालाप करते थे, बातचीत करते थे, अपने आइडियाज़ को डिस्कस करते थे, लोग क्या चाहते हैं ये बताते थे, और ये मैसेज फिर धीरे धीरे करते करते आगे जो सीनियर लीडर्स थे उन तक पहुंचता था। और ये पूरा एक प्लान डिज़ाइन करते थे कि आगे इनको फ्रेंच रेवोल्यूशन को बेसिकली कैसे आगे लेकर जाना है। समटाइम्स दे ऑल्सो वोटेड ऑन सम प्रोमिनेंट इशूज़, ठीक है, कि हमारे जो लीडर हैं वो ये सोच रहे हैं, आप बताओ कितने सहमत हो। तो पीपल ऑल्सो वोटेड समटाइम्स ऑन सम प्रोमिनेंट इशूज़। जहाँ पर बात होती है ट्री ऑफ लिबर्टी की, ठीक है, जो आपको सेरिंगापट्टनम के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। नॉर्मल सा पेड़ था, बेसिकली वो एक सिंबॉलिज्म था, इसलिए मैंने इसको कहा, आपको बताया कि आप इसको एक आर्टिफिशियल सिंबल भी मान सकते हो, ठीक है। जहाँ पर कुछ प्रोमिनेंट क्रांतिकारियों के आइडियाज़, ठीक है, और उनके चिन्ह जो सिंबल्स जो होते थे वो लगे होते थे यहाँ पर, ताकि लोगों को बेसिकली क्या इंस्पायर करा जा सके। अगर मैं सेरिंगापट्टनम का ना दिखाकर आपको ट्री ऑफ लिबर्टी दिखाऊं फ्रांस के अंदर, जहाँ से ओरिजिनली ये आइडिया आया था, तो ये नॉर्मल सा एक पेड़ हुआ करता था, ठीक है, जहाँ पर बेसिकली लोग जो हैं इसको एक सिंबल माना करते थे कि ये आज़ादी का एक ये सिंबल है, ठीक है। और जैकोबिन क्लब्स जो हैं इसके आसपास ही बेसिकली बनाए जाते थे, विच वर अ काइंड ऑफ सोशल गैदरिंग। तो यहाँ पर लोग जो हैं, जैसे एक नाटक होता है ना शाम को एक मनोरंजन के लिए, लोगों की गैदरिंग में ट्री ऑफ लिबर्टी के पास कुछ चीज़ें जैसे लटका दी हैं, ये दिखाया गया कि जो कमज़ोर आदमी है उसकी आवाज़ को कैसे दबाया जाता है, राजा कैसे अत्याचार कर रहा है हम लोगों के ऊपर। अगर आज भी हम लोग जागरूक नहीं हुए इस चीज़ से, तो ये जो उनका शोषण है हमारे ऊपर जो है ये पूरी तरीके से बढ़ता ही चलेगा, ठीक है। तो हमें उसकी वॉइस को साइलेंट करना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन, एक फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करनी है। वी शुड एंड द सिस्टम ऑफ मोनार्की, रेदर वी शुड इस्टेब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। हमें फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाना पड़ेगा, ठीक है। और इनके 9th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर ये भी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इनके जो सिंबल्स होते थे, अपार्ट फ्रॉम ट्री ऑफ लिबर्टी, अपार्ट फ्रॉम जैकोबिन क्लब, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर जो क्रांतिकारियों ने एक नई वेशभूषा जो अपनाई, एक नया ड्रेसिंग जो स्टाइल था वो अपनाया, वो उसके अंदर एक टोपी थी जो कि लाल कलर की थी, और ऐसे कुछ ट्राउज़र्स हुआ करते थे जिसके अंदर कुछ हमें पैटर्न देखने को मिलता है, ब्लैक, ये रेड और वाइट कलर का, ठीक है। तो ये एक टाइम मतलब जो भी उस टाइम पर जो लोग इसको पहना करते थे, तो वो एक दूसरे से एसोसिएट करके समझ जाते थे, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही है, ये ट्राउज़र्स और ये जो वेशभूषा है, जैसे आप जानते हो कि ये जो LGBTIQ जो होता है इनका एक फ़्लैग होता है, तो जो भी इस फ्लैग को बेसिकली पोर्ट्रे करता है या किसी एक इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करता है, तो वो समझ जाते हैं LGBTIQ के राइट्स के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, या इनके मोर्चे में बेसिकली आए हुए हैं। जैसे अगर मैं इंडिया के अंदर इनका कुछ ये दिखाऊं तो आप ये देख सकते हो कि इस प्रकार से ये ड्रेस पहनकर आते हैं, या फिर ये फ्लैग लिए होते हैं, इस तरीके का फ्लैग लिए होते हैं, या फिर एक ये चुन्नी टाइप या साड़ी टाइप बेसिकली पहनकर ये डिनोट करते हैं डैट वी स्टैंड अप या वी स्पीक फॉर the rights of LGBTIQ community. And what is this LGBTIQ? Lesbian, gay, bisexual, transgenders, intersex and queer rights, ठीक है। ये अलग अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशन कम्युनिटीज़ की कैटेगराइजेशंस होती हैं। जनरली जेंडर की जो फॉर्मेट्स हैं, जेंडर्स के जो फॉर्म है, उसको थोड़ा सा जब हम डाइवर्सिफाई करके देखते हैं, दुनिया में 2 ही प्रकार के जेंडर अभी तक माने जाते थे, मेल और फीमेल। लेकिन आगे चलकर जब लोगों की सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में और एक्सप्लोर करा गया, तो अब ये कॉमन टर्म यूज़ होती है विच इज़ नोन एज LGBT, कई जगह पर LGBTI, और जो प्रॉपर तरीके से जो बोला जाता है डैट इज़ LGBTIQ, लेस्बियंस, गेज, बाइसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर्स, इंटरसेक्सुअल्स एंड क्वीर्स, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम एथिक्स और अपनी इंडियन सोसाइटी साइकोलॉजी की डिस्कशन में
इन सबको शामिल करते ही रहते हैं। खैर ये मैंने आपको पूरा का पूरा आइडिया बता दिया। तो उसी प्रकार से जैसे मैं आपको ये LGBTIQ के थ्रू ये समझाने की कोशिश कर रहा था, जैसे ये इनका सिम्बोलिज्म है, उसी प्रकार से अगर कोई पर्सन उस ज़माने के अंदर इस प्रकार की कैप और इस प्रकार के ट्राउज़र्स पहन के अगर कोई घूमा करता था तो उससे ये हिंट लग जाती थी कि येस दिस पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दे स्टैंड अप फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन या फिर दे सपोर्ट द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो टीपू सुल्तान जो है उसने इस प्रकार के जोकर वाले कपड़े तो नहीं पहने, लेकिन ही सपोर्टेड द आइडिया ऑफ जैकोबिन क्लब एंड ट्री ऑफ सेरिंगापट्टनम बिकॉज ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर आपको ये चीज़ क्लियर कर दी। अब हम बात करते हैं फॉरेन रिलेशंस की। अब हम अलग अलग कैटेगरी देखेंगे कि इसके टाइम पर एग्रीकल्चर, रेवेन्यू सिस्टम, फॉरेन रिलेशंस, ये सब कैसा रहा करता था। टीपू सुल्तान बड़े सारे डिप्लोमेटिक मिशंस भेजा करता था, अपने एम्बेसडर्स को चुन चुनकर वार्तालाप करने, रिश्ते अच्छे करने दूर दराज के देशों में भेजा करता था। जैसे हमें पास्ट में देखने को मिलता है कि टीपू सुल्तान ने बड़े सारे डिप्लोमेटिक मिशंस का मतलब ये होता है जब आप अपने राजदूत को, एम्बेसडर को किसी एक अन्य देश भेजते हो, उसको कुछ एक चीज़ ऑफ़र करने या फिर कोई चीज़ एक्सेप्ट करने भेजते हो, ताकि आपके जो टाइज़ हैं, आपके जो रिलेशंस हैं, वो और गहरे होते चले जाएं, उनके अंदर एक वार्मथ आए। ठीक है, वो कोल्ड ना हो, रिलेशंस ठंडे बस्ते के अंदर ना चले जाएं, उनके अंदर एक गर्माहट हो, जब भी आपको दिक्कत हो तो उनका सपोर्ट आपके लिए खड़ा हो। ठीक है, और अगर उनको कोई दिक्कत हो तो आप उनको सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहो। तो ही सेंड डिप्लोमेटिक मिशन हिज एम्बेसडर्स टू फ्रांस, ऑटोमन एम्पायर। आज के समय में ऑटोमन एम्पायर का जो आप कह सकते हो कि जो इसका नाम है डैट इज टर्की, जो और ऑटोमन एम्पायर हमें इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर भी देखने को मिलता है। ऑटोमन एम्पायर के साथ ही ये मूवमेंट एसोसिएटेड थी, जिसको आप कहते हो खिलाफत मूवमेंट, बिकॉज देयर वॉज अ पोस्ट ऑफ खलीफा। ठीक है, जो कि मुसलमानों का एक लीडर माना जाता था। ऑटोमन एम्पायर के अंदर ये पर्सन रहता था, लेकिन ब्रिटेन जो है एंड ऑटोमन एम्पायर दे वर एनिमीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ब्रिटेन का जो पूरा अलायंस सिस्टम था, आप जानते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर वो विनर रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी वो विनर रहे हैं, लेकिन अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो ब्रिटेन ने ये खलीफा की पोस्ट को एबॉलिश कर दिया था, जिसकी वजह से दुनिया भर के मुसलमान कम्युनिटी के लोगों की जो फीलिंग्स हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची थी। भारत के अंदर जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रही थी, उस टाइम पर गांधी साउथ अफ्रीका से लौटकर भारत आ चुके थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो अपना चला रहे थे। गांधी, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ, 8th क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक आपको बताई थी मैंने, कि गांधी ने साउथ अफ्रीका से आकर भारत के अंदर केक खाया था। ठीक है, अब इस केक के अंदर ई को आप हटा दो। अगर आप ऑर्डर जानना चाहते हो तो सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद, के से खेड़ा। तो ये गांधी जब ये सब चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद की सत्याग्रह में बिजी थे, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब पैरेलली हमारे देश के अंदर चल रही थी, तो उस टाइम पर जब एक खलीफा का इशू ऑटोमन एम्पायर के अंदर हो जाता है, तो भारत के मुसलमानों को भी काफ़ी ज़्यादा उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई थी। और 2 मुसलमान भाइयों ने गांधी जी को अप्रोच करा था कि हम अपनी कंसर्न को, अपने वॉइस को आपकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ मर्ज करना चाहते हैं। तो उस टाइम पर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो नाम था, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। और वो जो 2 भाई थे जिन्होंने गांधी जी को अप्रोच करा था, देवर अली ब्रदर्स। एक का नाम था मोहम्मद अली, दूसरे का नाम था शौकत अली। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हम हालांकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की इस PMFIS की बुक और विजन आईएएस की बुक के अंदर भी काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। और उसके बाद ही सेंट एम्बेसडर अपार्ट फ्रॉम फ्रांस एंड ऑटोमन एम्पायर टू सल्तनत ऑफ ओमान। ठीक है, इसके अलावा जैंड डायनेस्टी जो कि पर्शिया के अंदर थी। ठीक है, और पर्शिया जो है आज के समय में कौन सी कंट्री है? पर्शिया इज़ ईरान। और उसके अलावा दुर्रानी एम्पायर, ठीक है, जहाँ से ये अहमद शाह अब्दाली वगैरह आए थे अफ़गानिस्तान में। 1788 की अगर हम बात करें
तो 3 एम्बेसडर टीपू सुल्तान के द्वारा जो भेजे गए थे वो पेरिस फ्रांस के अंदर लैंड करते हैं, ठीक है। और इन 3 एम्बेसडर ने मुलाकात करी थी लुई 16 के साथ, जो कि उस टाइम पर राजा था, मोनार्क था फ्रांस का, कि चलो हम अलाइंसेस बनाते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश फोर्सेस इन इंडिया, ठीक है। और फ्रांस, और जो फ्रांस के अंदर जब ये लुई 16 जब विराजमान था एज अ मोनार्क, ठीक है, तो फ्रांस की जो तिजोरी खाली होने का जो रीज़न होता है ना, जब ये लुई 16 जब ये तख्त पर विराजमान हुआ था, फ्रांस के राजा के तख्त पर विराजमान जब ये हुआ था, इसके पूर्वजों ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए थे जिसकी वजह से फ्रांस की जो राजकोषी की जो तिजोरी थी, ठीक है, जो इनका धन हुआ करता था देश को चलाने के लिए, वो इसलिए भी समाप्त हो गया था। इसको तो देखो विरासत में एक उथल पुथल वाला पूरा सिस्टम मिला था फ्रांस का, लेकिन पास्ट में इनके ख़ानदान वालों ने काफ़ी ज़्यादा मज़े करे थे। ये लुई 16 की फैमिली ने, इससे पहले जो लुई 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 जो ये सब रहते थे, इन्होंने बहुत मज़े करे थे। उनमें से वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीज़न जो माना जाता है, जो कि क्लास 9th की NCERT के अंदर हम पढ़ चुके हैं, वो ये है कि फ्रांस ने क्या करा था, फ्रांस ने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी, किसकी, अमेरिका की, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके ब्रिटेन के, या पर्टिकुलरली अगर हम इसको बोले ग्रेट ब्रिटेन के चंगुल से। और उस टाइम पे अमेरिका आज का अमेरिका नहीं था, वो कोई देश भी नहीं था, इट वॉज अ नंबर ऑफ 13 कॉलोनीज, जिन्होंने आगे चलकर फिर एक एग्रीमेंट साइन करा था, ठीक है, कि हम बनाते हैं अपनी कंट्री को एज USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो USA के अंदर ये जो वर्ड होता है ना, यूनाइटेड, आगे चलकर शुरू में इनके अंदर 13 कॉलोनीज थी, ठीक है, आगे चलकर धीरे धीरे जैसे समय बीतता चला गया, आज के समय में ये डॉट हमें 50 देखने को मिलती है। इसलिए हम अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं डैट अमेरिका हैज़ 50 स्टेट्स, टोटल 50 स्टेट्स। और जैसा आप लक्ष्मीकांत में भी पढ़ते हो कि अमेरिका, जैसे हमारा राज्यसभा अपर हाउस होता है, तो अमेरिका का जो अपर हाउस है वहाँ पर हर स्टेट से 2 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो अमेरिका के अपर हाउस में अगर 50 स्टेट से, हर एक स्टेट से 2 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो ये उनका फिक्स नंबर रहता है डैट दे हैव 100 रिप्रेजेंटेटिव्स इन द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और उनका पार्लियामेंट जो है डैट इज कांग्रेस, ठीक है। तो ये फ्रांस ने मदद करी थी अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ की ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी पाने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप में से शायद से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता ना हो, लेकिन ब्रिटेन ने जैसे हमें गुलाम बनाया था, तो बहुत पुराने ज़माने में अमेरिका को भी गुलाम बनाया था उसने। अमेरिका लेकिन कभी भी शुरू से कंट्री नहीं था, ठीक है। सारी कॉलोनीज़ ये साथ में आई थी और इन्होंने कहा था हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। एंड दैट इज़ वाई जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, सिविक्स पढ़ते हो, क्लास 10th की सिविक्स की NCERT में 2 टर्म्स गिवन है कि कुछ कंट्रीज जो होती हैं दे आर एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, एंड कुछ कंट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। भारत जो है, भारत इनमें से फिट होता है इस कैटेगरी में, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। बिकॉज इंडिया के अंदर जब आप फेडरेशन वाला चैप्टर जब आप पढ़ते हो एम लक्ष्मीकांत वगैरह के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के NCERTs के अंदर, सिविक्स के NCERT के अंदर, तो आप ये चीज़ जानते हो, भारत के अंदर जो ये स्टेट्स हैं वो भारत को एज अ यूनियन, जब हम बोलते हैं ना इंडियन यूनियन, तो वो यूनियन जो वर्ड है उसकी महत्वता, उसकी इंपॉर्टेंस इस बात में छुपी हुई है कि हम किसी एक एग्रीमेंट से आकर वो स्टेट्स ने इंडिया को इंडिया नहीं बनाया। इंडिया इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट, वी आर एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। बट वहीं पर जो USA है, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, बिकॉज इनिशियली these 13 countries they came together and they decided and signed an agreement that वो मिलकर बनाएंगी USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
तो यहाँ पर ये जो यूनाइटेड वर्ड है, ये यूनाइटेड चीज़ इनके बीच में आई है थ्रू एन एग्रीमेंट, और ये फिर बढ़ती ही चली गई। ये 13 से 50 हो गई, आज के समय में 50 है। नियर फ्यूचर में अब ये लोग शामिल करें ना करें वो इनकी देश की सरदर्दी है, हम क्या बोलें उनके इंटरनल मैटर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर मैंने जितना आपको बताना था विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। ठीक है, ताकि आप अच्छे से डॉट्स को कनेक्ट कर सको वाइल यू आर रिवाइजिंग द कंटेंट। यूपीएससी में बहुत साल पहले जब पैटर्न चेंज नहीं हुआ था, यूपीएससी का जो लेटेस्ट पैटर्न है पूछने का क्वेश्चंस को, वो साल 2013 में आया है। साल 2001 में यूपीएससी में एक सवाल पूछा गया था प्रीलिम्स के अंदर, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूल्स, वैसे रूलर्स होना चाहिए, इस्टेब्लिश्ड एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडल लाइन्स। ठीक है, तो इसका आंसर अब तो आप जानते हो कि टीपू सुल्तान होना चाहिए। उसके बाद हम टीपू सुल्तान की अगर मिलिट्री पावर की बात करें, ठीक है, हमने अभी तक इसके फॉरेन रिलेशंस का पूरा जो दायरा है वो तो देख लिया। अब हम बात करते हैं टीपू सुल्तान के मिलिट्री पावर के बारे में। यहाँ तक पहले आप मुझे बताओ, आपको समझ में आया कोई ऐसी चीज़ जो कि आपकी सर के ऊपर से निकल गई हो, कुछ भी क्लैरिटी ना मिली हो, फेडरेशन के बारे में आप कुछ दोबारा से मुझसे पूछना चाहते हो, या जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई लुई 16 वगैरह के बारे में, या ट्री ऑफ लिबर्टी या जैकोबिन क्लब के बारे में, कोई भी ऐसा डाउट है बताओ। क्लियर है वो सब चीज़ें, तभी मैं आगे बढ़ूँगा। बोलो बोलो, ठीक है ना। हाँ, जैकोबिन क्लब के अंदर बेसिकली अगर आप ये तीन चीज़ों को लेकर आ रहे हो तो ये डेमोक्रेटिक कोर प्रिंसिपल्स ही होते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये आइडिया सबसे पहले वहीं पर आया था। वो मोनार्की को इसलिए ख़त्म करना चाहते थे क्योंकि वहाँ पर वो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश करना चाहते थे। इसलिए क्रांतिकारियों ने वहाँ पर ये चीज़ की भी डिमांड करी थी मयूर फ्रांस के अंदर, जब ये फ्रांस की क्रांति चल रही थी, डैट दे वॉन्टेड अ फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द गवर्नेंस ऑफ देयर कंट्री, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। इसलिए वो एक नया संविधान लिखवाना चाहते थे। राजा अभी तक जो टाइम टू टाइम लोगों को शांत करवाने के लिए एक लॉलीपॉप दे देता था ना, कि चलो ये तो ऐसे खुश कर दिया वैसे खुश कर दिया, इस बारी लोगों ने ठान लिया था कि अब वो पागल नहीं बनेंगे। ठीक है, तो मिलिट्री स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो हैदर अली और टीपू सुल्तान जो है, उन्होंने वॉर को हमेशा से ही प्रायोरिटी दी थी। उनको पता था कि दुश्मन कभी भी आक्रमण कर सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी मिलिट्री कैपेसिटी को हमेशा से बढ़ाने के ऊपर फोकस रखा। उनको ये पता था कि वो ब्रिटिशर्स को कभी भी ट्रेडिशनल आर्मामेंट्स के थ्रू, ट्रेडिशनल वेपन्स के थ्रू कभी भी नहीं हरा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो आर्मी है वो काफ़ी मॉडर्नाइज्ड है। अब इनकी आर्मी को, ये तो इंडिया में रह रहे हैं, ये तो देसी लोग हैं। अब इनकी आर्मी को अगर इनका इंटेंशन ये कि इनको अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करवाना है, ठीक है, मान लेते हैं मॉडर्नाइज करवाना है, लेकिन ये तो देसी लोग हैं, तो ये लाएंगे कहाँ से ये मॉडर्निटी अपनी आर्मी को मेंटेन करवाने के लिए। तो इन्होंने बहुत दिमाग लगाने के बाद ये सोचा कि अगर हम ब्रिटिशर से हेल्प लेंगे तो ब्रिटिशर्स अपनी चालाकी दिखाएंगे, वो तो हमारी कभी मदद करने नहीं वाले हमारी आर्मी को टॉप नॉच की आर्मी बनाने के लिए। वो हमेशा अपना कुछ पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने की कोशिश करेंगे और हमें बेवकूफ़ बनाते बनाते हमारी जो ये जो किंगडम है, जो एम्पायर है, जो हमारी भूमि है, इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो अब क्या करें। इन्होंने फिर ये सोचा कि अगर ब्रिटिशर्स के पास मॉडर्निटी है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टक्कर देने वाले सिर्फ एक ही ईस्ट इंडिया कंपनी है, एंड डैट इज़ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब शुरू से ये इनसे इंस्पायर्ड भी थे काफ़ी ज़्यादा, फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह से, लेकिन ये चीज़ें साथ में हो रही थी। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ऊपर बताया कि टीपू सुल्तान वॉज इम्प्रेस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन, ही बिकेम अ मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब, ट्री ऑफ लिबर्टी उसने श्रीरंगापट्टनम में प्लांट करा। ये सारी चीज़ें साथ में हो रही थी कि जब बाप बेटे की डिस्कशन चलती थी, स्पेशली हैदर अली के टाइम पर, जब टीपू सुल्तान बहुत छोटा था, तब हैदर अली ने डिसाइड कर लिया था कि हम अपनी आर्मी को अगर मॉडर्नाइज करवाना भी चाहते हैं, वी विल टेक हेल्प ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वी विल नेवर एवर अप्रोच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो टीपू सुल्तान और हैदर अली ने ये कोशिश करी कि वो अपनी आर्मी के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन लेकर आए। अब आर्मी के अंदर डिसिप्लिन वर्ड के बारे में तो आप जानते ही हो,
ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से शासन जैसे चलना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से आर्मी की जैसे ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर टॉप से लेकर जो बॉटम तक जो भी ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर मिलिट्री स्किल्स अपनी अपनी काबिलियत अपने अपने रैंक के हिसाब से होनी चाहिए। और सीनियर अगर कभी भी जूनियर को कोई कमांड दे रहा है, ठीक है, तो वो सेम उसी लाइन और उसी पैटर्न पे फॉलो होनी चाहिए जिस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। बिकॉज टीपू सुल्तान और हैदर अली इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते थे कि युद्ध के समय में क्या होता है, ड्यूरिंग वॉर टाइम्स आप किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक या फिर जो भी आर्मी के अंदर एक मिसमैनेजमेंट होती है, आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते कैसे भी करके। तो फ्रेंच सोल्जर्स जो थे उनको इन बाप बेटों ने रिक्रूट करना स्टार्ट करा, ठीक है, ताकि वो इन्फेंट्री को और आर्टिलरी को ट्रेन कर सकें, ठीक है, चाहे वो फुट सोल्जर्स हों, चाहे वो बंदूकों की बात हो, गोला बारूद की बात हो, कुछ भी हो। टीपू की इन्फेंट्री की अगर हम बात करें तो उनके पास बंदूक हुआ करती थी जो कि लंबी बंदूकें ब्रिटिशर्स के पास भी हुआ करती थी जिनको हम कहते हैं मस्केट्स, ठीक है, और ऐसी बंदूकें जिसके आगे चाकू लगा रहता है उसको हम कहते हैं बायनेट्स, जो कि मैसूर के अंदर ही इन लोगों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वालों की सहायता से एक हब बना लिया था कि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो थी, जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो थी, जो इंडस्ट्री थी, वो यहीं पर मैन्युफैक्चर हो जाए और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के भी काम आ जाए और इनकी आर्मी के भी काम आ जाए। तो मस्केट्स के बारे में मैंने आपको क्लास 8 के एनसीईआरटी के अंदर वीडियो भी दिखाई थी यूट्यूब से, और इसकी फ़ोटो देखकर आपको ये याद आ जाएगा। मस्केट वॉज अ लॉन्ग गन जिसके अंदर गोला बारूद प्रॉपर तरीके से भरकर, ठीक है, उसके बाद एक लोहे की गोली डालकर और आगे एक जो धागा होता है जिसको हिंदी में सुर्री कहते हैं, उस सुर्री में आग लगाने के बाद ये गोली चलती थी, एक टाइम पर एक फायर होती थी, ठीक है। और जहाँ पर बात होती है बायोनेट की, तो बायोनेट एक ऐसी बंदूक होती है जिसके आगे इस प्रकार का एक चाकू जैसा एक जो हथियार होता है वो लगा रहता है, ठीक है। तो ये जो बायोनेट है वो ये होती है, ये बंदूकें होती हैं, ये चलती भी हैं, लेकिन अगर आपसे दुश्मन कोई हाथापाई करना चाह रहा है तो आप आगे लगा हुआ चाकू जो है उसको रोक सकते हो, उसके अंदर वो चाकू जो है वो भोंक सकते हो, तब भी आप ऐसे दुश्मन की जान ले सकते हो, ठीक है। और इस तरीके की जो बंदूकें हैं, जिन बंदूकों के आगे चाकू लगा रहता है, ये आपने पुलिस वालों के पास भी देखी होंगी, भारत के अंदर करेंटली भी देखी होंगी। तो आफ्टर 1796 टीपू सुल्तान ने ये भी ट्राई करा कि वो एक मॉडर्न नेवी भी डेवलप करेगा। यानी कि आप साफ तरीके से देख पा रहे हो, मैसूर के अंदर ये जो बाप बेटे हैं हैदर अली और टीपू सुल्तान, स्पेशली टीपू सुल्तान, कोई भी ऐसी कसर या कमी नहीं छोड़ना चाह रहा है जिसकी वजह से अगर कभी इनके बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में युद्ध हो जाए तो ब्रिटिशर्स के पास एक एडेड एडवांटेज हो। टीपू सुल्तान बहुत अच्छे से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर चुका था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, जो मुग़ल सल्तनत के जो लोग हैं वो हों या फिर चाहे वो मराठा साम्राज्य के जो लोग हैं, कोई भी हो भारत के अंदर, कोई भी जो पावर हो, उनसे वो हमेशा इसलिए जीत पाए हैं, या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें कि इंडियन किंगडम्स या इंडियन एम्पायर्स की औकात कभी भी ब्रिटिशर्स के सामने इसलिए नहीं टिक पाई है बिकॉज वो किसी भी चीज़ में आगे हो सकते हैं, लेकिन एक तो आर्टिलरी की मॉडर्नाइजेशन में कभी भी वो आगे नहीं हो सकते हैं, और दूसरा एक एडेड एडवांटेज जो ब्रिटिशर्स के पास था वो था उनकी नेवल पावर, उनकी नेवी की जो सुप्रीमेसी थी वो सलाम करने के लायक थी, ठीक है। तो इसने भी ये सोचा कि मैं भी एक मॉडर्न नेवी डेवलप करूँगा। इस गोल को अचीव करने के लिए टीपू सुल्तान ने 2 डॉकयार्ड्स जो थे, जो बंदरगाह होती हैं जहाँ पर शिप्स बनते हैं, वो इस्टेब्लिश करे, एंड पर्सनली ही प्रोवाइडेड शिप मॉडल्स फॉर कंस्ट्रक्शन। ये एक तरीके से बहुत अच्छा इंटेलेक्ट था इसके पास, टीपू सुल्तान के पास बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल था ये। तो ये ना बहुत सारी चीज़ें खुद भी मेंटली डिज़ाइन कर कर एक आइडिया बेसिकली पुट फॉरवर्ड करने की कोशिश करता था, और ये
शिप्स की और डॉकयार्ड्स की जो इसने कंस्ट्रक्शन जो करवाई थी, ये भी इसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से करवाई थी। अब इसने जो एक चीज़ अपनी आर्मी के चलते जो उसने डेवलप करवाई आर्मी के लिए और अपने मैसूर की सुप्रीमेसी को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ मानी जाती है, डैट वॉज मैसूरियन रॉकेट्स। कुछ साल पहले की बात है कि गन पाउडर इन्वेंट हो चुका था, लेकिन चाइनीज़ और जो यूरोपियंस हैं वो उसके बावजूद भी जो रॉकेट्स थे वो इतने ज़्यादा सक्षम नहीं बना पाए थे गन पाउडर की इन्वेंशन के बावजूद भी। वो जो बैम्बू ट्यूब्स होती हैं, जो बैम्बू का जो बेसिकली पेड़ का जो हिस्सा होता है जो हॉलो होता है, उसके अंदर वो रॉकेट्स को टेस्ट करा करते थे। उसमें दिक्कत ये थी, ना ही उनके पास उतनी रेंज थी, ना ही इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी थी कि वो दूर दराज के रास्ते को तय कर ले कि उनकी दुश्मन की आर्मी अगर सामने खड़ी हुई है तो ये बैम्बू के पेड़ को हॉलो करते हुए उसके अंदर जगह बनाते हुए वो रॉकेट्स लॉन्च कर दिए जाएं। धीरे धीरे इस चीज़ को कैनन्स ने, जो गोला बारूद होते हैं, उसने रिप्लेस करा। टीपू ने बैम्बू ट्यूब्स को रिप्लेस करा विद आयरन ट्यूब्स, ठीक है, जिससे रॉकेट की स्पीड भी बढ़ गई और रॉकेट की रेंज भी बढ़ गई। ठीक है, अगर आप इन बैम्बू ट्यूब्स को देखना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इस तरीके से हॉलो कर कर, ठीक है, जो बैम्बू का जो पेड़ होता है उसके अंदर ऐसी चीज़ें लगाना आगे और फिर गोला बारूद के थ्रू उसको फिट करके आगे भेजना। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों की रेंज और जो इनकी कैपेबिलिटीज़ होती थी वो ज़्यादा दूर दराज तक नहीं हो पाती थी। ठीक है, ये इसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी। तो उसी के चलते टीपू सुल्तान ने इस बैम्बू के पेड़ के जो ट्यूब्स होते थे, जो कि एज अ रॉकेट लॉन्चर यूज़ करे जाते थे, उसको आयरन ट्यूब्स के साथ रिप्लेस कर दिया और साथ ही में कैनन्स जो हैं वो धीरे धीरे करके आने लगे। ठीक है, वो भी इन्वेंट हो चुके थे तब तक। हैदर अली के टाइम से ये वाला सिलसिला शुरू हो गया था। हैदर अली ने लगभग 1200 स्पेशलाइज्ड ट्रूप्स अपनी आर्मी के अंदर डिप्लॉय करे थे ताकि वो इन रॉकेट लॉन्चर्स को ऑपरेट कर सकें। अब रॉकेट जो थे उस टाइम पर हालांकि दुनिया के दूसरे कोनों में भी यूज़ करे जाते थे, लेकिन टीपू सुल्तान जो था, ही वॉज एबल टू टेक रॉकेट टेक्नोलॉजी टू नेक्स्ट लेवल। ठीक है, एक और तारीफ के काबिल जो इसकी बात होती है टीपू सुल्तान के केस में, वो ये भी होती है, आयरन केसिंग रॉकेट्स, यानी कि एक ऐसी, जैसे अभी आप बैम्बू के ट्यूब्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक पूरा का पूरा केस बनाना जो कि आयरन लोडेड हो, ठीक है, या आयरन के मटेरियल से बना हो, ये पहली बार मैसूरियन आर्मी में के द्वारा यूज़ करा गया था और इसको बोला गया मैसूरियन रॉकेट्स। ये दिखते कैसे थे ये मैं आपको बता देता हूँ। मतलब लोहे के रॉकेट्स बेसिकली, जो आगे जो भेजा जा रहा है लगाकर, वो भी लकड़ी वगैरह का नहीं होगा, वो भी लोहे का होगा, यानी कि पीछे का जो केस है वो भी लोहे का होगा और जो रॉकेट जो भेजे जा रहे हैं उनके अंदर भी आयरन जो है वो यूज़ होगा ताकि वो भारी रहे और सामने वाले के ऊपर जब वो गिरे तो वो अपना असर दिखाएं। ठीक है, तो इसको बोला जाता था मैसूरियन रॉकेट्स। ये कुछ इस प्रकार के लोहे के जो ये रॉकेट्स थे, इनके लिए जो पीछे जो लॉन्च पैड्स होते थे, जो लॉन्चर्स होते थे, वो भी लोहे के होते थे। ठीक है, दीज वर मैसूरियन रॉकेट्स। जैसे कि आप देख सकते हो इनकी पूरी, ये जस्ट अ मिनट, इनकी पूरी ये मेटल बॉडी है। ओके, ये पहली बार यूज़ करे गए थे भारत के अंदर, वो भी मैसूर की आर्मी को इसके लिए अच्छे से ट्रेन करा गया था। तो यूजिंग मेटल केसिंग गिव रॉकेट्स हायर थ्रस्ट, लॉन्गर रेंज और ज़्यादा भयंकर तरीके से फटेंगे अगर इनके अंदर गोला बारूद डाला गया तो। ठीक है, ये उसका पूरा का पूरा इंटेंशन था। तो वन ऑफ द फर्स्ट मेंशंस ऑफ द इफेक्टिव यूज़ ऑफ मेटल रॉकेट्स, ये देखा गया था कि जब मैसूरियन आर्मी ने क्या उनको कभी लॉन्च भी करा था, यूज़ भी करा था, या फिर ऐसे ही इनको बनाकर रख दिया था। तो नो, दे वर यूज्ड एक्चुअली इन द बैटल ग्राउंड्स, स्पेशली इन द बैटल ऑफ पोलीलूर। ठीक है, जो कि लड़ा गया था बिटवीन टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 में।
ये माइसूरियन रॉकेट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, माइसूरियन रॉकेट जो थे दे वर यूज ड्यूरिंग द बैटल, वो काफ़ी ज़्यादा जो यूज़ करे जाते थे बैटल के टाइम पर, ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे और इतने एडवांस थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भी इतने एडवांस रॉकेट्स नहीं थे। उन्होंने भी कभी इसको पहले नहीं देखा था। ठीक है, बिकॉज आयरन ट्यूब्स तो वो भी यूज़ नहीं करते थे प्रोपेलेंट को होल्ड करने के लिए, यानी कि एक थ्रस्ट को मेंटेन करने के लिए, या फिर जहाँ से वो बेसिकली लॉन्च होकर आगे की तरफ जाएगा। तो ब्रिटिश के जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी ये डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो रॉकेट्स हैं ये माइसूरियन आर्मी ने यूज़ करे थे ड्यूरिंग 3rd and 4th एंग्लो मैसूर वॉर्स। तो एक आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, अमंग द ऑप्शंस बिलो हु वॉज द फर्स्ट टू यूज़ आयरन केसिंग रॉकेट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होना चाहिए, मैसूर आर्मी होना चाहिए, तो आंसर इज मैसूर आर्मी। ठीक है, आयरन केसिंग रॉकेट्स किसने यूज़ करे थे सबसे पहली बार, और सबसे तगड़े भी वो मैसूरियन आर्मी के ही थे। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरी डिस्कशन अच्छे से समझ में आई? बताओ, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये 2 डॉकयार्ड इसने बिल्ड करे थे, हाँ यहाँ पर ये 3 थे। ये टीपू के टाइम की बात हो रही है, मतलब इनके पूरे खानदान की टाइम की बात नहीं हो रही है। हो सकता है इसके फादर ने, मतलब जो आप तीसरे वाले का कह रहे हो, वो हैदर अली ने उसकी नींव रखी हो, लेकिन ये जो 2 हैं ये टीपू सुल्तान ने ही डेवलप करवाए थे यहाँ पर। और शिप के मॉडल्स भी इसने बताए थे कि वो किस तरीके से होने चाहिए, यानी कि वो नॉर्मल शिप्स नहीं होने चाहिए, उसके आगे पूरा का पूरा जो सेटअप है लॉन्च करने का उसको, या फिर जो एक वॉर वाले जो शिप्स होते हैं ना, जिसको जो नेवल शिप्स जिसके आगे मतलब गोला बारूद वगैरह का पूरा सेटअप लगा रहता है, वो भी इसी ने डिज़ाइन करके दिए थे। आप अगर कह रहे हो कि 3 है, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा इसको, इस बुक में तो 2 ही लिखा हुआ है। गूगल जो हमें बता रहा है मेगा, वो ये बता रहा है टीपू सुल्तान इस्टेब्लिश मल्टीपल डॉकयार्ड्स टू बिल्ड एंड आउटफिट हिज आर्मी। 4 बता रहे हैं यहाँ पर हमें, मैंगलोर के अंदर, वजीदाबाद, मजीदाबाद या जिसको मोलीदाबाद भी कहते हैं, एंड जमालाबाद, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर। तो हो सकता है कि राइटर हमसे यहाँ पर ये कहना चाह रहे हो कि ये 2 डॉकयार्ड्स इसने इस्टेब्लिश करे हों शुरू में, और बाकी आगे 2 बाद में इसने धीरे धीरे करके बनाए हों, बिकॉज यहाँ पर जो टाइम पीरियड गिवन है अभी तक, तो वो 2nd एंग्लो मैसूर वॉर तक का ही ये टाइम पीरियड, और उसके इर्द गिर्द बात चल रही है। 3rd और 4th जो हैं उनके बीच में आगे चल के लड़े गए होंगे। वैसे इनको यहाँ पर लिख देना चाहिए था कि टोटल 4 डॉकयार्ड्स पर बेसिकली बिल्ड बाय टीपू सुल्तान। दो डॉकयार्ड जो हैं यहाँ पर हमें 3 डॉकयार्ड बताया जा रहा है, लेकिन ओरिजिनली जो थे वो 4 डॉकयार्ड्स हैं। टोटल 4 हैं जो इसने बनाए थे, 3 फेमस वाले हैं, ठीक है, 2 शुरू में इसने बनाए थे, टोटल 4 हैं, मैंगलोर, वजीदाबाद, मजीदाबाद एंड जमालाबाद। मजीदाबाद इज ऑल्सो नोन एज मुरीदाबाद। ठीक है, अब क्लियर हो गया मेगा? हाँ, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन 4 की है हमारे पास। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ की ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। तो अगर हम बात करें लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ की, तो हमें देखने को मिलता है हैदर अली एंड टीपू सुल्तान जो थे, उन्होंने अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत और मशक्क़त करी थी, ताकि वो उन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी मिलिट्री की कैपेसिटी को बढ़ा सकें। अपनी स्टेट के लिए रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करने के लिए उन्होंने बीच के ये जितने भी ये जो बिचौलिए थे इनको रिमूव कर दिया था, इंटरमीडियरीज को, और डायरेक्ट लिंक इस्टेब्लिश करा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच में और जो पीजेंट्री उसके बीच में लेन देन का जो भी लिंक है, टैक्सेस वगैरह उनको जो भी देने हैं वो डायरेक्टली स्टेट तक पहुँचे। इसके अलावा टोबैको को और सैंडलवुड को, सैंडलवुड क्या होता है, चंदन की लकड़ी, एंड टोबैको तंबाकू, उसको भी नेशनलाइज कर दिया गया था। लैंड जो था उसको कैटेगराइज करा गया था
ठीक है, और एसेस करा जाता था अलग अलग क्लासिफिकेशन के बेसिस पर, लाइक इजारा लैंड, ठीक है, इट वॉज लीज्ड ऑन फिक्स रेंट्स टू द पीजेंट्स। फिर था एक हिस्सा लैंड, रेंट जो था उसको असेस करा जाता था एज अ शेयर ऑफ द प्रोड्यूस। एंड रेंट जो था वो पे करा जाता था दो तरह के लैंड पे, दो अलग अलग तरीके से। अगर कोई लैंड एक वाटर्ड लैंड है या अगर कोई लैंड एक ड्राई लैंड है, तो वहाँ पर जो रेंट पे करना होगा वो अलग अलग तरीके से करना होगा। तो उसका सिलसिला यहाँ पर क्या रहता था, रेंट जो पे करा जाता था इट वॉज पेड इन द फॉर्म ऑफ पोर्शन ऑफ प्रोड्यूस, यानी कि अगर किसी एक फार्मर ने 100 kg कुछ प्रोड्यूस करा है तो उसका एक पोर्शन यहाँ पर स्टेट के पास पहुँचना चाहिए, अगर वो वाटर्ड लैंड है। तो अगर वो ड्राई लैंड होता था तो जो पैसा देना है वो प्रोड्यूस की फॉर्म में ना देकर वो मनी की फॉर्म में देना होता था। टीपू ने स्टेट की इनकम को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, कुछ कदम भी उठाए थे। उसने हेरिडिटरी होल्डिंग जो थी पॉलीगार्ड्स की, जो उस जमाने के जमींदार जिनको बोला जाता था, उसको रिड्यूस करा था। ही प्रिवेंटेड अनलॉफुल टैक्स कलेक्शन एंड ही ऑल्सो एलिमिनेटेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग जागीर्स, ठीक है, कि फ्री का लैंड जो हमेशा के लिए फिर किसी का हो जाएगा, ये टीपू सुल्तान नहीं चाहता था। पीजेंट की कंडीशंस के बारे में बात करें कि टीपू सुल्तान ने जो भी इतने सारे स्टेप लिए कि इसका कुछ फ़ायदा भी मिला पीजेंट्स को या फिर बिल्कुल नहीं मिला। तो मैसूर जो था वो इकोनॉमिकली बहुत फ्लरिश कर रहा था टीपू सुल्तान के टाइम पर, हैदर अली के टाइम पर भी, स्पेशली जो उसके इमीडिएट पास से या फिर पूरी कंट्री के पीजेंट्स की कंडीशन से अगर हम उसको कंपेयर करें तो मैसूर के पीजेंट जो थे वो ज़्यादा प्रॉस्परस थे एज़ कम्पेयर टू दोज पीजेंट्स जो कि बगल में मद्रास में रहते थे, जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने उसको ऑक्यूपाई कर रखा था उस एरिया को। वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी नहीं थी पीजेंट्स में। इंडस्ट्रियलाइजेशन की दोस्तों जहाँ तक अगर हम बात करें तो टीपू सुल्तान ने ये रिकॉग्नाइज करा था कि एक अच्छी इकॉनमी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छी इकॉनमी अगर होगी किसी एक किंगडम की, किसी की स्टेट की, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिक जो रिजल्ट है, जो इम्पैक्ट है, वो एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के ऊपर देखने को मिलेगा। तो उसने इंडस्ट्रीज़ को भारत के अंदर स्टार्ट करा था विद द हेल्प ऑफ फॉरेन एक्सपर्ट्स, ठीक है। ही ऑल्सो स्टार्टेड अ ट्रेडिंग कंपनी जो कि बिल्कुल उसका जो काम होता था वो यूरोपियन कंपनीज़ के जैसा ही होता था। ये चीज़ हमें टीपू सुल्तान के कार्यकाल में देखने को मिलती है, ठीक है। अब कई इतिहासकार इसके ऊपर टीपू सुल्तान के ऊपर एक आरोप भी लगाते हैं कि क्या ये एक रिलीजियस फैनेटिक था, क्या ये सिर्फ इस्लामिक लोगों से प्यार करता था या फिर इसके अंदर रिलीजियस टॉलरेंस की भावना थी या फिर नहीं थी। तो उसके कंटेक्स्ट में हम ये बोल सकते हैं कि कुछ जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं वो टीपू सुल्तान को भले ही रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट या फैनेटिक कहें, लेकिन ये चीज़ बोलना इसके लिए ठीक नहीं होगी। रिलीजियस बिलीफ तो टीपू सुल्तान के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी विद रिगार्ड टू इस्लाम, लेकिन इसके बावजूद टीपू सुल्तान वॉज अ टॉलरेंट रूलर एंड ही वॉज सपोर्टिव ऑफ अदर रिलीजन्स ऑल्सो। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये चीज़ देख सकते हैं इतिहास में कि टीपू सुल्तान डोनेटेड मनी जिसकी वजह से टेम्पल को रिपेयर करवाए जा सके, ठीक है, और उसने दिए थे एक्चुअली में वो पैसे डैमेज टेम्पल को रिपेयर करवाने के लिए, और रेगुलरली वो टेम्पल्स वगैरह को गिफ्ट भी बांटता था। अब मैसूर किंगडम का एंड जो होता है वो थर्ड और फोर्थ, स्पेशली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पर होता है। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मिलकर, ठीक है, 4 एंग्लो मैसूर वॉर लड़े थे। हैदर अली दूसरे एंग्लो मैसूर वॉर तक उसका बेसिकली जो डेथ थी वो हो चुकी थी। तो जो बेसिक कॉज था इन वॉर्स का वो तो यही था कि इनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेज़ों को इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो थी मैसूर किंगडम की वो ख़त्म करनी थी। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम मराठास, चाहे वो कर्नाटक के नवाब हों, चाहे वो मराठास हो, चाहे वो निज़ाम हो, वो ब्रिटिशर्स का साथ देते थे मैसूर रूलर्स को डिफीट करने के लिए। टीपू सुल्तान मर जाता है इन द बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम 1799 में, एंड ब्रिटिशर्स ने फिर मैसूर की टेरिटरीज़ पर पूरा का पूरा अपना जो कब्ज़ा है वो जमा लिया था। इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन हम करेंगे यहाँ पर, तो उन्होंने बहुत शॉर्ट में इसको वाइंड अप कर दिया इन वॉर्स को। वैसे जानने वाली बात कोई एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से ज़्यादा है भी नहीं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए इसको। लेकिन आप लेकर चिंता मत करना, हमने जो 8th क्लास की जो तमिलनाडु की जो बुक पढ़ी थी उसके अंदर हमने काफ़ी डिटेल में ये चारों एंग्लो मैसूर वॉर्स को कवर कर रखा है। इसके अलावा जो विजन IAS की बुक से हम इसकी वैल्यू एडिशन करेंगे इस चैप्टर की, तब भी आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है।
तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मैसूर के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने अपनी डिस्कशन को कंप्लीट करा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे केरला के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।